साथियों नमस्कार। अग्रसेन महाविद्यालय के रेडियो अग्रवाणी के स्टूडियो में आज एक बार फिर हम आपसे मुखातिब हैं एक नए मेहमान के साथ। विकसित भारत संकल्प के तहत इन दिनों हम लगातार कुछ अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है इंडियन नेवी में करीब 15 वर्षों तक पेटी ऑफिसर का काम करने वाले श्री रुपेंद्र कुमार साहू जी। रुपेंद्र जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जय हिंद। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। तो ये जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है, आप चूँकि सेना में काम कर चुके हैं, इंडियन नेवी में करीब 22 देशों में आपने जाके वहाँ भारत के तरफ से काम किया हुआ है, तो आप कैसे समझते हैं कि भारत को कैसे हम विकसित देश बना सकते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम के मुझे आमंत्रित किया गया जी। और मैं एक सैनिक होने के नाते आज इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उनको विजन है कि 2047 तक हम इसको विकसित बनाने का है, ये संकल्प ऑलरेडी पूरा होना स्टार्ट हो ही चुका है। क्योंकि सेना के क्षेत्र में ही अब बताना चाहूँगा कि एक टाइम था जब हम अपने हमारे जो देश के जो सेना के हथियार हो गए, नेवी के बड़े बड़े जहाज हो गए, एयरफोर्स से बड़े बड़े विमान जो हो गए, हम क्या करते थे, बाहर से मंगाया करते थे जी। अब वो सिलसिला धीरे से स्टार्ट ये हो चुका है कि हम अब खुद बनाना चालू कर दिए हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि हम बना के हम और जो अलग अलग कंट्री है उनको देना स्टार्ट कर दिए हैं। ये एक तो शुरुआत यही से ही स्टार्ट हो चुका है जी। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अब तो जो मेक इन इंडिया अभियान है और उसमें हम लोग डिफेंस के बहुत सारे बड़े बड़े जो जहाज़ या मिसाइल या और सब उपकरण देश में ही बना रहे हैं और विदेशों की टेक्नोलॉजी को भी उपयोग कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आपने तो देश की सेना में इतने समय तक सेवाएं दी हैं, तो एक सैनिक होने के नाते आप कैसा सोचते हैं कि विकसित देश कैसा बनना चाहिए, क्या होना चाहिए? विकसित देश का तो सपना जो है ये तो धीरे धीरे पूरा हो ही चुका है। कि पहले हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी, हम क्या करते थे, तो हमेशा दूसरों पे निर्भर ही करते थे। पहले क्या कि हम बाहर से आए हुए जो हथियार रहते थे उन्हीं पे ही निर्भर रहते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हमारे खुद से विकसित कर रहे हैं। और जिसके कारण क्या है, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं। मैं अपने बारे में बताऊंगा कि हम खुद नेवी में रहते थे, तो नेवी में हम जब अलग अलग कंट्री में जब जाते थे तो कहीं न कहीं हम लोग को लगता था कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब हम अदर कंट्री में जब जाते हैं तो हमारा जो युद्धाभ्यास होता था, वहाँ हमारी कैपेबिलिटी देखा जाता था, तो लोग खुद दंग रह जाते थे कि ये कैपेबिलिटी इंडिया का है। तो वहीं से हमको एहसास हो जाता था कि हाँ, हमारा लेवल भी कुछ छोटा नहीं है, बहुत हाई हो चुका है। ये आपने बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि कैसे हम एक विकासशील देश की तरफ से बढ़ते बढ़ते आज विकसित राष्ट्र की तरफ आगे जा रहे हैं और डिफेंस में हम जो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उसी से ये पता चलता है कि अब भारत धीरे धीरे विकसित देश बन रहा है। ये बताइएगा कि आप खुद एक युवा हैं, नौजवान हैं, आपने करीब 15 साल सेना में सेवाएं दी हैं। हाँ, कहा जाता है कि जो भारत है उसमें 140 करोड़ की आबादी में से करीब 40 करोड़ युवा हैं और दुनिया के किसी देश में इतनी बड़ी संख्या में युवा आबादी नहीं है। ये जो युवाओं की आबादी है, ये हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, क्या लगता है आपको? देखो, ये जो आबादी है इसको तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश की आबादी पहले से काफ़ी बढ़ी हुई है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए युवाओं की आबादी बहुत ज़्यादा है। जी, युवाओं की भागीदारी तो होगा ही। तो इसी के मद्देनज़र देखते हुए सरकार ने एक फैसला लिया था कि अग्निवीर योजना जी। तो पहले क्या होता था, सैनिक एक लिमिटेड ही होते थे कि हर किसी का मन तो रहता था कि मैं सैनिक बन जाऊं, लेकिन एक लिमिट तक ही बनना चाहते थे, फिर उसके बाद अपने दूसरे और व्यवसाय में जाना चाहते थे जी। इसी को मद्देनज़र काफ़ी सोचा गया कि ऐसा क्या किया जाए कि सबको भी एक मौका मिला जाए। इसी के तहत एक योजना लाई गई थी, अग्निपथ योजना, जिसमें अग्निवीर के थ्रू तीनों सेना में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में इसको लॉन्च किया गया और ये काफ़ी सफलपूर्वक चला है। और इसमें पहले क्या होता था, केवल गर्ल्स का एंट्री नहीं होता था जी। अब क्या होता था, युवाओं में क्या होता है, हमेशा हम लड़कियों को नज़रअंदाज कर देते थे। अब युवाओं में लड़के और लड़कियां दोनों को इस फील्ड में लेकर आ रही हैं और हम गर्व की बात है कि पिछले वर्ष इंडियन नेवी में हमारे छत्तीसगढ़ से 13 लड़कियां जो पहली इंडियन नेवी की सोल्जर बनी। मतलब छत्तीसगढ़ में भी अभी इंडियन नेवी की शुरुआत हो चुकी है। और अच्छी बात ये बताई आपने कि लड़कियों ने ये रुचि ली है कि वो भारतीय नौसेना में शामिल हो रहे हैं। तो जो अग्निवीर सैनिक योजना है उसमें एक थोड़े समय के लिए सेना की ट्रेनिंग का काम रहता है। इसमें यह है कि अग्निवीर योजना 4 साल का लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो विद्यार्थी रहते हैं, युवा रहते हैं, उनको एक मन रहता है कि मैं भी एक सैनिक बनूं, लेकिन मैं व्यवसाय बाद में दूसरा चीज़ करूं।
तो ये इसमें ऐसा किया गया है कि आपको भर्ती 4 साल के लिए, तो 4 साल में आपको पूरा ट्रेंड किया जाएगा हर चीज़ के बारे में। देखो मिलिट्री नाम से सुन के एक शरीर में एक तन आ जाता है कि हाँ यार मैं फौजी हूँ। तो आप यदि हमारे देश में यदि हर कोई एक फौजी का ट्रेनिंग लिया रहेगा तो आने वाले जो हमारे इस विभाग है या किसी भी प्राइवेटाइजेशन में जाएगा या कोई व्यवसाय करेगा तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ दिखेगा डिसिप्लिन, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक नैतिकता और देश के प्रति समृद्धता को वो अपने अंदर भाव लेके आएगा। तो कहीं न कहीं हर घर फौजी, जो मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी स्टार्ट किया है, तो इसमें मेरा एक मोटो ही है कि हर घर से एक फौजी अफसर। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यही किया है कि हर घर से एक फौजी अफसर हो सकता है, तो सोचो देश कितना और विकासशील हो जाएगा। आपने ये जो बात बताई तो मुझे कुछ यूरोप और अमेरिका का जो कंसेप्ट है वो याद आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अभी हम रशिया का भी देखते हैं कि वहाँ का हर नागरिक को 2 साल कम से कम सेना में प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है, ताकि यदि कहीं कोई आवश्यकता पड़े, कभी युद्ध की स्थिति आ जाए, तो जो सामान्य नागरिक है, जो कहीं शिक्षक है, वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, वो भी सेना में जाके उस समय अपना योगदान दे सकता है। जी, इसी के बारे में बताना चाहूँगा। 2012 में हमको युद्ध अभ्यास के लिए इजराइल जाने का मौका मिला था। तो वहाँ पे हम जाने के बाद देखे कि वहाँ पे लड़कियाँ हैं, वो पीछे साइड भी बहुत सारे घातक हथियार भी रखे हुए हैं, बच्चे भी रखे हुए हैं, घूम रहे हैं। तो हमने वहाँ जाने के बाद पता चला कि ये ऑलरेडी सोल्जर हैं। तो वहाँ पे कंपलसरी है कि 2 साल अपना, चाहे कोई भी हो, चाहे लड़की हो या लड़के हो, आपको सेवा देना ही है। उसके बाद आप चाहे उसी में रहना चाहते हैं मिलिट्री में या अदर फील्ड में, आपके ऊपर है। तो उससे ये हो जाता है कि हर घर एक सैनिक है, कि कल के डेट में किसी को आत्मरक्षा की जरूरत हो तो किसी पुलिस या किसी अदर को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अकेला सक्षम हो जाएगा और सारे हथियार चलाना जानता है। हथियार चलाने जाते हैं। और इतना विकास, इसी का तो नाम है विकासशील, कि हर कोई अपने संपूर्ण परफेक्ट हो। बहुत अच्छी बात कही आपने कि हर व्यक्ति को सैनिक होना चाहिए और अपनी रक्षा के साथ साथ देश और समाज की रक्षा के लिए भी तैयार होना चाहिए। रुपेश जी, ये बताइएगा कि जब इतनी बड़ी युवाओं की आबादी है और हम सबको हर घर सैनिक के रूप में तैयार करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो यदि हमारे देश में कल्पना करिए कि 4, 5 या 10 करोड़ सैनिक हो जाएंगे, तो भारत की स्थिति क्या होगी फिर दुनिया के बाकी देशों के सामने? जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि देश की अर्थव्यवस्था में हम तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने वाले हैं। ये इसी का है स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि यदि क्या होता है, सैनिक मन यदि बोला जाता है, किसी से मिला जाता है, तो मन में मैं जब छोटा था तो रहता था कि देखता था तो मेरा भी एक मन करता था कि मैं इस वर्दी तक कब पहुंचूंगा। तो यदि हर कोई इस जगह से रहेगा तो आदमी क्या है, उसके अंदर एक देशभक्ति रहेगा। अभी हम क्या देश के लिए नहीं सोचते, लेकिन उस टाइम हर कोई देश के लिए सोचेगा। तो देश के लिए सोचेगा तो देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा ही। तो ये जो प्रोसेस है, यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम 2047 का जो हमने विजन लेके रखा है, यही इसका सबसे बड़ी जो सुप्रभात है। मुझे आपको इस तरह से नेवी की कैप में और तमाम सुंदर बैज लगा के आपने जो रखा हुआ है, ये देखकर ही बहुत एक रोमांच का अनुभव हो रहा है मुझे। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने भी तीनों सेनाओं का प्रशिक्षण लिया हुआ है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। 15 दिनों का मेरा प्रशिक्षण था जब मुझे रक्षा मंत्रालय से चुना गया था। ये बताइए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की जो स्थिति है, आज हम विकास कर रहे हैं और विकसित देश बनना चाहते हैं, तो इतनी बड़ी आबादी के लिए शिक्षा की व्यवस्था या स्वास्थ्य की सुविधाएं जब तक बेहतर नहीं होंगी, तब तक हम तो विकासशील ही बने रह जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस दिशा में हमें क्या प्रयास करना चाहिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में? जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे बहुत सारे काफ़ी चेंजेस होते जा रहे हैं। एक टाइम था जब टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रॉब्लम रहते थे, जिसके कारण दूर तक वो शिक्षा का नहीं पहुँच पाता था। आज यदि मैं बोलूँ तो जैसे मोबाइल है, यही जो टेक्नोलॉजी हम कहीं अच्छा भी मानते हैं, बुरा मानते हैं, लेकिन आज के डेट में क्या है, धीरे धीरे हर जगह पहुंच चुका है। कुछ ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू में भी पहुंच चुका है। तो इसका धीरे धीरे विकास होते जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी और आपके चिकित्सा के में। कई बार ऐसा होता है स्थल में हम चिकित्सक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आज जो डॉक्टर्स हैं वो भी वहाँ पे रहते हुए भी कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी वो स्पेशलाइजेशन का यूज कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो धीरे धीरे अब इस भूमिका में हम काफ़ी आगे हो चुके हैं। एक टाइम था जब हमको बहुत पिछड़ा माना जाता है, लेकिन हम इंडिया में हैं इसलिए लगता है, लेकिन आप अदर कंट्री में जाएंगे तो हमारी स्थिति काफ़ी बहुत और आगे जा चुकी है। वो हम नहीं बोलते, वो अदर कंट्री वाले खुद आके जब बोलते हैं, जब वहाँ कुछ इलाज कराने के लिए जब हमारे यहाँ इंडिया में आते हैं, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश की स्थिति किस लेवल की है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना में ख़ास तौर से हमने देखा कि जो अमेरिका या कनाडा भी जब कोरोना के पहले और दूसरे दौर का सामना बहुत कठिनाई से कर रहे थे,
हमने न सिर्फ उसका सामना किया बल्कि हमने 3 तरह की वैक्सीन बनाई जी। और दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन हमने दी। जी। इतना पैसा, इतना टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध था। जाते जाते हम आपसे इतना एक और आखिरी में एक सवाल करना चाहेंगे। आप खुद युवा हैं और बड़ी संख्या में युवा जो हमारे महाविद्यालय से जुड़े हैं, इस रेडियो स्टेशन से जुड़े हुए हैं, रेडियो अग्रवाणी से। ये बताइएगा कि युवाओं को देश के तमाम जो विकास के कार्य हैं उसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए एक सैनिक होने के नाते आप उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सैनिक होने के नाते तो मैं यही बोलूँगा कि आप कोई भी काम करें, दिल से करें, हमेशा सच्चाई रखें और कहीं न कहीं आप जो भी काम करते हैं उसको देश के नाम जरूर करें। यही मेरा सबसे बड़ा संदेश होगा। जय हिंद। रुपेंद्र जी ने जो बात कही कि अगर हर व्यक्ति 2 साल के लिए भी सेना से जुड़ जाता है तो पहला काम वो अनुशासन सीख जाता है, समय का पाबंद हो जाता है और देश के प्रति उसके अंदर एक भावना आ जाती है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। हम समझते हैं कि विकसित भारत को यदि हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है तो जो रुपेंद्र जी ने बात कही है वो 100% सही है। और यदि हमारे युवा इस बात को सुन रहे हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि आप रुपेंद्र जी की बात से प्रेरित होंगे और इसको अपने जीवन में आत्मसात ज़रूर करेंगे। रुपेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी बातचीत की, आपकी बातचीत से हम भी प्रेरित हुए, उत्साहित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।